नमस्कार दोस्तों, वापस आए हैं हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेके। और ये जो टॉपिक्स हैं आज के वीडियो में हम जो कवर करेंगे, स्पुतनिक वी, CDSCO, NPPA और DGCI, ये सारे सब आपस में रिलेटेड टर्म्स हैं। और ये कुछ जो है मेडिकल के फील्ड में कुछ मेडिकल के फील्ड में कंट्रोलर एजेंसीज हैं भारत में। तो इन सब के भी विषय में हम गहन एनालिसिस यहाँ पे और जो भी परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं वो सारे सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो दोस्तों, जो भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं इसको अंत तक देखें। अंत तक देखने से आपको यहाँ पे सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी जो भी पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं कपिल मित्तल आप लोगों का हमारे चैनल कंपटीशन टाइम्स में स्वागत करता हूं। और जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे इस तरीके के महत्वपूर्ण वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो हैं आपको लगातार मिलते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे स्पुतनिक वी, ये वी है, वी फॉर विक्ट्री, वी फॉर यहाँ पे वैक्सीन है, ठीक है। और स्पुतनिक वी मतलब वैक्सीन, ठीक है। तो रशिया इज़ द फर्स्ट कंट्री टू ऑफिशियली रजिस्टर अ कोरोना वायरस वैक्सीन इन अगस्त 2020। और ये जो है यहाँ पे नेम्ड है, ये नेम्ड बाई गैम कोविड वैक। इसका जो ऑफिशियल नेम है ये है गैम कोविड वैक, ठीक है। और इसका जो इन्होंने ट्रेड नेम रखा है वो है स्पुतनिक वी, जहाँ पे वी जो है वो वैक्सीन का एक्रोनिम है, ठीक है। द वैक्सीन हैज़ बीन नेम्ड एज स्पुतनिक वी और इट इज़ डेवलप्ड बाई रशियाज गैमालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट। और यहाँ पे ये जो गैमालेया का गैम है यही इसका नाम है, गैम कोविड वैक। वैक मतलब वैक्सीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये स्पुतनिक वी जो है यहाँ पे हैदराबाद बेस्ड डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरी है। हैदराबाद कहाँ पे है? इंडिया में। तो इंडियन कंपनी है ये डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरी। अनाउंस दैट इट हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विद रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड। तो यहाँ पे इस वैक्सीन के निर्माण में जो भी रशियन ये फंड है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड, जो इस पर पैसा खर्च कर रहे हैं, तो इनके साथ डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरी का यहाँ पे टाई अप हुआ है। और ये जो है किस लिए हुआ है कि अभी तक जो इसके ट्रायल थे वहाँ पे रशिया में हुए, यूरोप में हुए, और उन्होंने इसे जो है वहाँ पे बांटना चालू कर दिया है। तो वहीं इसके जो है वहाँ छोटे छोटे ट्रायल चल रहे थे। लेकिन अब जो है इन्होंने यहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरी, क्योंकि भारत में जनसंख्या बहुत है, डिमांड बहुत है, तो यहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरी यहाँ पे तैयार हो गई है इसके ह्यूमन ट्रायल्स करने के लिए और उस पर पैसा खर्च करने के लिए। अगर यहाँ पे ह्यूमन ट्रायल सक्सेसफुल हो जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे रशिया जो है भारत को इसकी करीब 100 मिलियन डोजेज यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। दोस्तों, भारत में इसकी लगभग जो है कितनी डोजेज़ की ज़रूरत पड़ेगी? लगभग 1300 मिलियन डोजेज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके एक्स्ट्रा डोजेज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये 100 मिलियन डोजेज़, ये बहुत छोटी मात्रा है और हमारे पास अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है। बाकी अन्य जो कंपनियाँ रिसर्च कर रही हैं या जो ट्रायल फेज में हैं उनकी भी इतनी कैपेसिटी नहीं है, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है। और महत्वपूर्ण यहाँ पे हम इसे अब कवर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भारत ने रूस की कोरोना वायरस वैक्सीन जो है स्पुतनिक वी का देश में बड़े पैमाने पर स्टडी के लिए ट्रायल की अनुमति दे दी है। अभी तक तो केवल डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरी का यहाँ पे टाई अप हुआ था, लेकिन अभी भारत सरकार जो है उसमें नीति आयोग, और यहाँ पे बैठक में नीति आयोग बैठा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे थे और अन्य जो भी हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं वो बैठे थे। तो यहाँ पे इसके ह्यूमन ट्रायल को भारत में मंजूरी दे दी गई है। तो चलिए इस पे हम बात करते हैं। यहाँ पे स्पुतनिक नाम ही क्यों रखा गया? तो दोस्तों, यहाँ पे स्पुतनिक जो है, ये स्पुतनिक पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था जो धरती के बाहर छोड़ा गया था। और ये जो पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था, आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट, ये सोवियत यूनियन, उस समय पे जो सोवियत रूस हुआ करता था, तो उसके द्वारा छोड़ा गया था 4 अक्टूबर 1997 को। और दोस्तों, यहाँ पे महत्वपूर्ण आपके लिए ये है कि ये कहाँ पे छोड़ा गया था? ये लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ा गया था। और लो अर्थ ऑर्बिट के विषय में हम एक अलग से जो है यहाँ पे वीडियो बना देंगे, ठीक है। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको इस तरीके के वीडियोस के नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहें, ठीक है। और तो ये आप याद रखना, ये कहाँ छोड़ा गया था? ये लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ा गया था। किसके द्वारा छोड़ा गया था? सोवियत यूनियन के द्वारा छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था? 4 अक्टूबर 1957 को छोड़ा गया था, ठीक है। और इसको जो है यहाँ पे सैटेलाइट 1 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये धरती से छोड़ा गया पहला सैटेलाइट था, ठीक है, पहला उपग्रह था।
ये पहला आर्टिफिशियल उपग्रह। दोस्तों उपग्रह तो यहाँ पे एक नेचुरल उपग्रह, जैसे हमारा पृथ्वी का जो एक उपग्रह है, एकमात्र उपग्रह है, वो है चंद्रमा, मून। ठीक है, तो ये जो है ये नेचुरल क्या है, हमारा उपग्रह है। ठीक है, उपग्रह मतलब सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट। और ये जो है ये सैटेलाइट 1 ये हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट था, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इससे प्रभाव क्या हुआ इसको भी हम थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि हिस्ट्री और हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री भी हमारे एग्जाम में आती है। तो ये जो सैटेलाइट सोवियत रूस ने छोड़ा था, तो इसकी वजह से जो है स्पेस रेस चालू हो गई। और किस किस के बीच में, यहाँ पे यूएसएसआर और यूएसए के बीच में जो है एक स्पेस रेस। इनमें कोल्ड वॉर तो चली रही थी, और यहाँ पे अब ये होड़ चालू हो गई कि कौन स्पेस में सबसे पहले जाएगा, कौन वहाँ डोमिनेट करेगा। तो इसके बाद यूएसए ने भी अपने सैटेलाइट वगैरह छोड़ना चालू किया, और यही जो स्पेस रेस थी यही यूएसएसआर के विघटन का कारण भी बनी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब ये स्पुतनिक जो नाम है, स्पुतनिक का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों रशियन में स्पुतनिक का मतलब होता है स्पाउस। स्पाउस का मतलब जो है जोड़ीदार। जोड़ीदार जैसे पति पत्नी होते हैं, आपस में जोड़ीदार होते हैं, या फिर ट्रेवलिंग कंपेनियन जो एक साथ कोई ट्रेवल कर रहा है। अब जैसे एक साथ ट्रेवल का मतलब अर्थ है, तो अर्थ के साथ में कोई सैटेलाइट है, तो वो क्या कर रहा है, वो ट्रेवल कर रहा है। तो इसीलिए इसको स्पुतनिक नाम दिया गया, चूंकि ये पहला था इसीलिए स्पुतनिक 1। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों की। तो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO, इसकी फुल फॉर्म आप याद कर लेना। अभी हम आगे कवर करने वाले हैं, आखिर तक देखना इस वीडियो को। और बहुत ही इंपॉर्टेंट हम ऐसी इंफॉर्मेशन लेके आए हैं इस वीडियो में जो अन्य कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो CDSCO की फुल फॉर्म क्या है? CDSCO की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसने जो है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी को रशियन वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए इंडिया में परमिशन दे दी है। कहाँ पे? इंडिया में। ठीक है, और इसके लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें नीति आयोग और भी बैठा था, डॉक्टर हर्षवर्धन भी बैठे थे, स्वास्थ्य मंत्री। तो इसको ह्यूमन ट्रायल की परमिशन मिल गई। अब हम बात करेंगे CDSCO जो हमने बताया था। तो दोस्तों यहाँ पे रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जो आयुष मंत्रालय है, ठीक है, तो हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप अ सेंट्रल रेगुलेटरी स्ट्रक्चर फॉर आयुष ड्रग्स। तो दोस्तों यहाँ पे आयुष जो डिपार्टमेंट है, ये जो हमारी मॉडर्न चिकित्सा पद्धति है उसको छोड़ के बाकी जितनी पुरानी जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, जिसमें आयुर्वेद हो गया, सिद्धा हो गया, यूनानी हो गया, होम्योपैथी हो गया, ठीक है, और इस तरीके की ये जो हमारी क्या है, वाई से यहाँ पे योगा भी है इसी में। ठीक है, तो ये सारी जो चिकित्सा पद्धतियां हैं उनके लिए एक सेपरेट मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो इनके लिए एक रेगुलेटरी स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाई गई थी, और वो किसके अंडर में आई? वो भी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में यहाँ पे आई। और ये जो है यहाँ पे स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट करेगी, मतलब ये स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी भी इसके साथ में कोऑर्डिनेट करेंगी। अब बात करते हैं CDSCO। तो इज़ अ नेशनल रेगुलेटरी बॉडी। तो दोस्तों ये रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे सेबी होती है, ये शेयर बाजार को करती है, एडा होती है, वो हमारे जो है किसको, इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है। ऐसे ही यहाँ पे ये रेगुलेटरी बॉडी है फॉर इंडियन फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस। तो ये जो भी हमारा फार्मास्यूटिकल दवाइयों का और चिकित्सा का जो भी फील्ड है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे ये टॉप की इंडिया की रेगुलेटरी बॉडी है। यही सारे मेडिकल के फील्ड को हमारे यहाँ कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। अब बात करें, इसका क्वेश्चन आ सकता है CDSCO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ पे? नई दिल्ली। ठीक है, आगे बात करें तो दोस्तों यहाँ पे ये CDSCO जो है, तो एट प्रेजेंट CDSCO एंड ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया DGCI which deal in regulatory control over the imports of drug, approval of new drugs and clinical trials are governed by health ministry। अब क्वेश्चन दोस्तों ये आ सकता है कि ये CDSCO ये किस के तहत आता है, मतलब किसके अंडर में आता है? तो ये हेल्थ मिनिस्ट्री। किसके? हेल्थ मिनिस्ट्री।
तो फिलहाल जो है हेल्थ मिनिस्ट्री जो है फैमिली वेलफेयर एंड हेल्थ मिनिस्ट्री के नाम से है, तो इसके अंडर में आता है। वहीं डीजीसीआई किसके अंडर में आता है? डीजीसीआई भी हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। और ये जो है रेगुलेटरी डीजीसीआई ये किसको रेगुलेट करता है? ये ड्रग्स की इंपोर्ट को, अप्रूवल को और क्लिनिकल ट्रायल। इसका नाम ही आप समझिए ड्रग कंट्रोलर। तो यहाँ पे ये दवाइयों के मामले में ये रेगुलेटर है, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन आ सकता है वो है, एक और तीसरी एजेंसी है नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी, एनपीपीए। तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, एनपीपीए। तो इसका जो जुरिस्डिक्शन है वो है दवाइयों की जो प्राइस उसको कंट्रोल करना, विच सेट्स द प्राइस लिमिट ऑन द एसेंशियल मेडिसिन। तो यहाँ पे कहीं ऐसा ना हो कि इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? तो दोस्तों इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि कई बार कंपनियाँ जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ जब रिसर्च करती हैं किसी भी दवाई को बनाने पे, तो उस पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स, बहुत पैसा खर्च होता है उसके फॉर्मुलेशन को बनाने में। तो वो क्या करती हैं, उसके एग्जॉर्बिटेंट, क्योंकि वो एकमात्र कंपनी होती है, एकमात्र दवाई होती है, तो वो उस दवाई, अब जो रोगी होंगे वो उसको खरीदेंगे ही, तो ऐसे में उस दवाई की कॉस्ट बहुत ज़्यादा रख देती हैं। और जो है यहाँ पे जो भी मरीज होते हैं वो उन पे फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है, जो उनके लिए सही नहीं रहता है। तो इसलिए यहाँ पे जो भी एसेंशियल ड्रग्स होती हैं, एसेंशियल मेडिसिन होती हैं, तो उनके प्राइस को सरकार द्वारा लिमिट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। और उसके लिए जो भी मूल्य निर्धारण है वो कौन करता है? वो नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी करती है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है एनपीपीए। अब दोस्तों क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, एनपीपीए किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो दोस्तों ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आता है, नहीं आता है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आता है। तो ये किसके अंडर में आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर में आता है। कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। और इसके तहत जो है एनपीपीए आता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अन्य जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हम उन टॉपिक्स पे आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियोस लेके आएंगे, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। और जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए दोस्तों। इसके साथ मैं कपिल मित्तल आपसे विदा लेता हूँ और जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।